सुप्रीम कोर्ट बार को और मुझे भी कोई जो कमीशन बनी है उसके साथ कोई गरज नहीं है कि वो, हम नहीं समझते कि जो कमीशन है वो गैर कानूनी है, ना हमने ये कभी बात की। बहरहाल जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इस बात पे हैं कि उस कमीशन को हेड करने के लिए एक जज साहब जो कि अभी काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको मुनक्कद किया गया है और उसका तरीक़ाकार जो अपनाया गया है हुकूमत ने, वो तरीक़ाकार जो है वो लीगल ट्रेडिशन से हट के है। मसलन माजी में भी और आइन की रूह के मुताबिक भी अगर आप किसी जज को किसी भी कमीशन, किसी भी फोरम पे अपॉइंट करना चाहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट करना चाहती है, तो उस कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा जाता है, वो नॉमिनेट करते हैं कि कौन सा जज इस कोर्ट का इस फोरम को या कमीशन को हेड करेगा। हमेशा ये तरीक़ाकार इसलिए भी अपनाया गया, वरना जो जुडिशरी, जो अदलिया की बालदी होती है, वो इससे जिसे आप कहते हैं डिस्टर्ब होती है, और जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो भी इससे डिस्टर्ब होता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई एग्जेक्टिव एक अदलिया के हिस्से में जाके खुद ही जजों को चुनना शुरू कर दे मुख्तलिफ कमिश्नों के लिए, तो फिर चीफ जस्टिस की जो अथॉरिटी है वो अंडरमाइन होती है, और इसी तरीके से उसी अदालत की अथॉरिटी जो है और उसकी जो बालादस्ती है वो अंडरमाइन होती है कि एग्जेक्टिव पिक एंड चूज़ कर रही है जजों को बग़ैर चीफ जस्टिस की कंकरेंस के बग़ैर। ये हमारा इख्तलाफ है, और मैं इस इख्तलाफ को बड़ी एक तहम्मुल तरीके से बार बार आप सहाफ़ियों को बता चुकी हूँ, ताकि आप ये तासुर ना दें कि हमने कमीशन को इलीगल कहा है, वो कतन सही नहीं है। और इन्होंने इस कमीशन में हमारे बड़े एस्टीम्ड मेंबर हैं फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम, उनका नाम दिया है, पूरी बार उनकी इज्जत करती है। ठीक है, ठीक है कारा साहब, और इसके बाद में मैं आ रही हूँ जवाब देने, मगर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बताया उनको क्या एतराज़ात हैं कानूनी नुक्ते से। फिर वो कारा साहब क्योंकि कह रहे हैं आपका डिक्टेटोरियल जो बात उन्होंने आसमा ने भी की, मैं भी वही कह रहा हूँ। देखिए, कुछ चीज़ों का डेकोरम होता है। हमारे मुल्क में एक आज़ाद अदलिया है। मुझे इस कदम से, और मुझे जस्टिस जावेद इकबाल साहब का बड़ा एहतराम है, उन्होंने भी अदलिया की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद की, एक तरीक़ेकार था। इस बात से जो हुकूमत ने जिस तरीके से इस कदम को उठाया है, उससे बू आती है कि हुकूमत ने अदलिया में एक तकसीम लाने की कोशिश की है, जो कि बहुत गलत बात है। चूंकि जब आइन के अंदर एक तरीक़ेकार है, जैसे आसमा जहांगीर साहबा ने कहा कि अगर आप ये बुनियाद बना लेंगे कि एग्जेक्टिव अपनी मनपसंद के जजेस को अदलिया से चुनना शुरू कर दे, तो एक बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंट कायम हो जाएगा, जिससे चीफ जस्टिस की अथॉरिटी अंडरमाइन होती है। लिहाजा मैं दोबारा कहूंगा कि उन लोगों के नामों से कतर नजर जो उस कमीशन के अंदर है, उनमें बहुत अच्छे लोग, जो तरीकेकार इख्तियार किया गया, उससे स्मेल आती है कि कोई हुकूमत का उसमें जो एजेंडा है कोई बेहतर नहीं था। कारा साहब, जो तरीकाकार है उससे लग रहा है कि वही बात अदलिया के एग्जीक्यूटिव की महाजर आई है दोबारा। देखिए फरीहा, आसमा जहांगीर साहबा बहुत मोहतरम, हमारे लिए बहुत इनका बड़ा गदकाट है। उन्होंने हमेशा असूली मौक़िफ़ लिया है। मैं कानूनदान नहीं हूँ, मैं कानून जानता नहीं हूँ, मैं उनके उस टेक्निकल इश्यूज के ऊपर बिल्कुल कोई कमेंट नहीं करता। जहां तक ताल्लुक गवर्नमेंट का है, पिक एंड चूज गवर्नमेंट ने नहीं किया। सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस साहब ने तो इस कमीशन को हेड नहीं करना था। अगर तो गवर्नमेंट किसी जूनियर जज को, किसी एडहॉक जज को किसी और तरीके से चुनती तो फिर और बात थी। हमने तो सेकंड सीनियर, मेरी बात सुन लीजिए, जूनियर हो या सीनियर हो, कारा साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी कता कलामी की माफी, लेकिन वही तरीकेकार की बात है, तो आसमा जहांगीर साहबा ने कहा है। ये तो चीफ जस्टिस का डिस्क्रिप्शन है कि वो किसको लगाता है। उनके आर्गुमेंट, ऐसे इकबाल साहब एक मिनट जरा, मैं आसमा जहांगीर साहब के आर्गुमेंट के ऊपर वो लीगल बात कर रही है, क्योंकि मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं लॉ नहीं जानता, मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं। लेकिन किसी लीगल एक्सपर्ट से आपने मुशावरत तो की होगी। एक मिनट मुझे बात, एक देखे ना, अब आपकी भी तो अदालतें हैं ना, हम वकील ना होते आपकी मीडिया के अदालतों में पेश होना होता है। अब आपने सवाल के तो जवाब तो देना पड़ेगा ना मुझे। बताइए। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ओके, फॉर द डिस्कशन से, मुझे लीगली नहीं पता, अगर ये बात भी है तो आप जरा ये फरमाइए इस रूह को, हाँ अगर इसमें कोई मोडेलिटी में इशू है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। जस्टिस जावेद इकबाल साहब अगर इस कमीशन को हेड करेंगे तो चीफ जस्टिस साहब की मर्जी से करेंगे, ओके। पहले होना चाहिए था या बाद में होगा, मुझे लीगली नहीं पता क्या अच्छा होता क्या ना होता, लेकिन
क्या उसकी रूह ये नहीं है कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द प्यूरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज सिटिंग एज हेड ऑफ द कमीशन, और बाकी जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, अगर उन्होंने प्रोसीजर पे, वो भी एहसन इकबाल साहब गलत बात कह रहे हैं मेरे भाई, उन्होंने जो बात कही है वो प्रोसीजरल, जिस तरह आसमा जहांगीर साहबा कह रही है वो प्रोसीजर ठीक भी हो सकते हैं। सवाल ये है कि रूट ठीक है कि नहीं, मुझे जो हमने बात कही है वो ठीक है कि नहीं। जो गवर्नमेंट ने बंदे चुने हैं एकदम, हमारे भाइयों के नाक आजकल बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, या तो ये बहुत ऊंचे हो जाते हैं एकदम, या इनको बहुत मेरा ख्याल कमर जमान कारा साहब, मैं वजाहत कर दूं, नाक हमारे ऊंचे नहीं हुए जब से आपके काफ लीग के दोस्त आपके साथ मिले हैं, आप लोगों के नाक जरा थोड़े ऊंचे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो आप ही के भाई है ना, आप ही के पुराने साथी हैं, आप ही के दिमाग के साथी थे, कल आप भी हमारे साथ थे, परसों आप फिर इकट्ठे हो सकते हैं। चले अच्छी बात है, आपने हमारा उतारा हुआ लिबास पहनना शुरू कर दिया। नहीं आपका ये उतरा नहीं किसी को कहते, इतना फख्र ना करें, इतना फख्र ना करें, वही लोग थे जो अब बड़े आड़े वक्तों में आपके खिलाफ थे, मेरे तो वो मुखालिफ थे। किसी को उतरा नहीं कहते, इंसानों की तौहीन नहीं करते। नहीं, इंसानों की नहीं, मैं जमात की तौहीन कर रहा हूँ, इंसानों की इज्जत करते हैं, तमाम इंसान काबिल इज्जत हैं, लेकिन आपको पता है कि जो जमात जनरल मुशर्रफ का बैसाखी रही, उसके साथ तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता ना। ये तो आप लोगों को इत्तेहाद मुबारक हो। अंदर कोई ज़ियाउल हक की बैसाखी बना, इस मुल्क के अंदर कोई मुशर्रफ की बैसाखी बना। अयूब खान का भी नाम ले लें, अयूब खान का भी नाम ले लें, अयूब खान का भी नाम ले लें। आप दोनों से एक मिनट, हमें सारी बातें करने का हक है। मैं अपने भाई से हाथ बांध के गुजारिश करूंगा, इंसानों की तजलील और तौहीन मत करो। नहीं, इंसानों की कोई तजलील नहीं करता। हमारी जंग मेरी उतरन है, हमारी जंग नजरियात की है, सियासी रवैयों की है। हमारा बदतरीन दुश्मन जो है उसका भी हम एहतराम करते हैं। शख्सियात से मैं वजाहत कर दूं, किसी शख्सियत के खिलाफ हम नहीं बोलते। हमारी जंग शख्सियात से नहीं है, नजरियात से और सियासी रवैयों से है। जी, दोनों से मेरा सवाल है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा, मुझे वक्फे की तरफ जाना है, क्योंकि कौमी सलामती का मसला है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा लीवे मिल जाए, नामों पर इतराज नहीं है, तो आप लोग क्या आगे बढ़ेंगे कि नहीं ठीक है काम तो शुरू हो? देखिए, जो भी मुल्क के मफाद में होगा और पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन की स्पिरिट में होगा, हम उस पर ताउन करेंगे। और इसके लिए हमारा कल पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हो रहा है, जिसमें इस पर जायजा लेंगे, गौर करेंगे। न सिर्फ ये बल्कि और बहुत संगीन मसले इस वक्त हमें दरपेश हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि हुकूमत अभी बजट सेशन 3 दिन में शुरू होने वाला है और ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्सेशन नाफिज कर दी गई है। इसी तरह और जो मसाइल हैं उन सब पर हम कल जायजा लेके अपना तफसीली मौक़िफ़ पेश करेंगे। मगर जी कमेंट कर लूं, जहां तक बजट का है, बजट से पहले कोई ऑर्डिनेंस के जरिए लेजिस्लेशन की बात है, वो महीना पहले हो चुकी है और वो पहले से एक इशू था, वो बजट के अंदर रेगुलराइज होगा और वो 30, मेरी बात सुन लीजिए जरा प्लीज। बजट जो आना है वो अगले साल का है और वो 30 जून तक है, उससे आगे उससे कंटिन्यू नहीं करना। उसके आगे बजट के अंदर जो प्रपोजल आएंगी। और दूसरी बात यह है, मैं दस्ता गुजारिश करूंगा, अगर कोई प्रोसीजरल इशू है, मैंने पहले कहा मैं ला दो एक बंदा नहीं हूं, अगर कोई प्रोसीजरल इशू है तो उसको दूर करते हैं। हम मियां साहब को या यासिर इकबाल साहब को चाहिए कि वो जो बंदे रखे गए हैं जो कमीशन में, उनके ऊपर कोई वो एतराज है तो वो बता दे। प्रोसीजर जो है वो दुरुस्त कर देंगे, वो तो हर मामले में सुलहजुई का रास्ता इख्तियार करते हैं। ये हमारे भाई हटदर्मी छोड़ दें। मेरे भाई, आप हमारी हटदर्मी नहीं, आपके अपने कोalition पार्टनर्स MQM की तकरीरें सुने, JUIF, ANP, आप तो किसी से मुशावरत नहीं करते, हम तो अपोजिशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी उम्मीद यही है कि जो भी मामलात है वो मुशावरत से ही तय होंगे, मुशावरत से ही तय होने वक्फा लेंगे, मगर उसके बाद सलीम शहजाद साहब के हवाले से बात करेंगे। ऐसा एक बात हमारे साथ ही होंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। आज़ादी सहाफ़त की बात करने वाले सलीम शहजाद साहब के कत्ल के ऊपर यकीनन अफसरदा हैं। आखिरी दिनों में सलीम शहजाद साहब ने बहुत सारी अहम चीज़ें लिखी, कुछ उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसके बारे में देखते हैं अमन की ये रिपोर्ट।
एशिया टाइम्स में 10 जनवरी 2007 में शाया होने वाली अपनी रिपोर्ट में सैयद सलीम शहजाद ने लिखा था कि 9/11 के बाद तालिबान किस तरीके से अफगानिस्तान में जंग के लिए फंड इकट्ठा करते थे। उनके मुताबिक जिस तरह तालिबान निहायत आसानी से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सफर करते हैं, इसी तरीके से बहुत आसानी से दोनों ममालिक के दरमियान फंड की रकम भी मुंतकिल होती है। कराची में रहने वाले पख्तून ट्रांसपोर्टर भी फंड की फराहमी का एक बहुत बड़ा जरिया है, और वो तालिबान जो अभी तक मोस्ट वांटेड की फहरिस्त में शामिल नहीं हुए हैं, वो भी यूएई और दीगर अरब ममालिक में जाकर अफगान जंग के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, और ये पैसा बैंकों के बजाय हवाले के जरिए मुंतकिल किया जाता है। मुल्ला बरादर की गिरफ्तारी के बाद अक्टूबर 2010 में लिखे जाने वाले अपने एक और मजमून में सलीम शहजाद कहते हैं कि तालिबान इस बात पर परेशान थे कि पाकिस्तान मिलिट्री ने तालिबान के इतने सीनियर लीडर के खिलाफ एक्शन क्यों किया। इस वाकये के बाद तालिबान का कहना था कि वो पाकिस्तान मिलिट्री से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इस मजमून के शाया होने के बाद भी सलीम शहजाद को अगवा कर लिया गया था और चंद रोज बाद उन्हें रिहा किया गया था। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पर हमले से एक माह पहले 25 मार्च 2011 को अपने एक मजमून में उन्होंने लिखा कि एक लंबे अरसे के बाद अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदूकश पहाड़ी सिलसिले में उसामा बिन लादेन की नक्लो हरकत की पुरजोश तहकीकात कर रहा है, और ये भी कि जहादी हलकों में ये बात मशहूर हुई थी कि हिज़्ब इस्लामी के लीडर गुलबदीन हिकमतयार के साथ उसामा बिन लादेन की मुलाकात हुई है। 15 अप्रैल को उन्होंने लिखा कि अलकायदा ने पाकिस्तान को हमेशा अपने ग्रैंड डिजाइन के लिए इस्तेमाल किया है। इस मजमून में अलकायदा के एक मेंबर के हवाले से लिखा कि पाकिस्तान अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद तालिबान से डील करने का सोच रहा है, मगर 9/11 के बाद पाकिस्तान की फौजी अखराजात पर इतना बोझ पड़ गया है कि अमेरिका के जाने के बाद भी लगता नहीं कि पाकिस्तान जिहादियों के साथ अपने मसाइल को हल कर सकेगा। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। इस पर बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू सलीम साफी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं जियो टेलीविजन पर। सलीम साफी साहब, ह्यूमन राइट्स वॉच के रिसर्चर अली दयान साहब ने कहा है कि सलीम शहजाद को एक एजेंसी ने उठाया है। गार्डियन भी यही बात लिख रहा है। किसने किया ये सब कुछ आपके ख्याल में? असल में फरीहा, हम सहाफ़ी भी आम इंसानों का इंसान हैं। बाकी मामलात पे अगर हम राय ज़नी करते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि हुकूमत या इंटेलिजेंस इदारे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं और उनको हम एनालाइज़ करने के बाद आवाम तक पहुंचाते हैं। ये जो मामला है या इस तरह के जो मामलात हैं, उसमें ना हुकूमत हमें कोई तफसील बता रही है और ना बराह रास्त कोई इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हमारे साथ कुछ शेयर कर रही हैं। तो ज़ाहिरी बात है, हम सिर्फ तज्ज़िये पे इन्हिसार कर सकते हैं, और तज्ज़िया करते हुए जब हम वक्त, तरीक़े वारदात और क़राइन को देखते हैं और फिर जो आपने उसकी तरफ इशारा किया, ह्यूमन राइट्स वॉच जो कुछ कह रहा है, तो उससे तो बात जाती है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की। मगर क्या ऐसे हो सकता है हसन इकबाल साहब? देखिए, इस तरह की शिकायत बहुत अरसे से आ रही हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या है ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है, जहाँ पर हम दीगर मामलात भुगत रहे हैं, और जमहूरी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, चूँकि आज पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज करार दिया जा रहा है। आज़ाद मीडिया और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर किस तरह की जमहूरियत हो सकती है? और अब ये जिम्मेदारी है जरदारी हुकूमत के ऊपर, क्योंकि इस वक्त सिक्का जरदारी साहब का चलता है। मगर सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मगर जरदारी साहब की हुकूमत के हवाले से साफी साहब आपसे भी पूछना चाहूंगी। आज रहमान मलिक साहब ने कहा है कि सहाफी साहब खुद अपनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, क्या समझते हैं आप इस बारे में? ये जो रहमान मलिक साहब हैं, इससे सिर्फ इतनी दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो अगर हमारे ज़ख्मों पे मरहम नहीं रख सकते, और तारीख़ भी ये गवाह है कि कभी उन्होंने नहीं रखा है, तो कम से कम हमारे ज़ख्मों पे नमकफाशी ना करें। साफी साहब, हसन इकबाल साहब, बहुत माज़रत के साथ वक्त अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। डू राइट टू अस ऑन newsbeat@sama.tv। पोल का हमने आपको बता दिया था शाहिद आफरीदी साहब के हवाले से, उसके ऊपर भी डू वोट इन। पर मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।